हेलो जी। तो वेलकम टू द वीक 5 ऑफ आवर वीकली लीड कोड चैलेंज। हम फाइनली अपने आखिरी वीक पर आ चुके हैं। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है जी यूनिक पाथ्स। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ रोबोट ऑन एन एम क्रॉस एन ग्रिड। आपको एक ग्रिड दी गई है एम क्रॉस एन की। द रोबोट इज इनिशियली लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। एक रोबोट बैठा है उस एम क्रॉस एन ग्रिड पे जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है। ठीक है। अब आपको क्या करना है। द रोबोट ट्राइज टू मूव टू द बॉटम राइट कॉर्नर। वो उस पूरे ग्रिड के टॉप लेफ्ट में बैठा है, उसको बॉटम राइट पे मूव करना है। ठीक है। डायगोनल समझ लो, बेसिकली बिल्कुल एड पॉइंट पे मूव करना है। द रोबोट कैन ओनली मूव आइदर डाउन और राइट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। या तो वो नीचे की तरफ मूव कर सकता है या वो राइट की तरफ मूव कर सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, थोड़ी सी कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसा लीड कोड ने करा है कि आपको एम जो है वो रोज़ के लिए दिया है और एन जो है वो कॉलम्स के लिए दिया है। एम फॉर मुंबई रोज़ के लिए, एन फॉर नागपुर कॉलम्स के लिए। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्फ्यूजन वाला सोर्स मत लेके चलना, टेंशन मत लेना, बेसिकली चिल करना बिल्कुल। ठीक है। Given the two integers m and n, return the number of possible unique paths that the robot can take। मतलब आपको यूनिक पाथ्स बताने कितने पॉसिबल हैं जो रोबोट ले सकता है किसी भी पॉइंट पे जाने के लिए। ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि मान लो आपके पास जो वेक्टर बेसिकली ग्रिड दी हुई है वो कुछ इस तरीके की है और ये मान लेते हैं 3x3 की ग्रिड है। ठीक है। और रोबोट बैठा है यहाँ, रोबोट पहुँचना चाहता है यहाँ। ठीक है, ये बात मुझे समझ आ रही है। अब हम कर क्या रहे हैं, रोबोट ना या तो यहाँ जा सकता है या वो यहाँ जा सकता है। ठीक है। अब अगर वो यहाँ पहुँच जाता है, रोबोट इस जगह पहुँच गया, तो अब रोबोट के पास फिर दो ऑप्शन है कि या तो वो यहाँ जा सकता है या वो यहाँ जा सकता है। मान लो रोबोट यहाँ पहुँच गया, फिर दो ऑप्शन है, या तो यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है। ठीक है। या अगर यहाँ पहुँच गया होता तो फिर दो ऑप्शन है, या तो यहाँ या यहाँ। अब यहाँ तो जाएगा नहीं तो नीचे ही जाएगा। फिर यहाँ पहुँच जाएगा, फिर या तो यहाँ या यहाँ। यहाँ जाएगा नहीं तो नीचे पहुँच जाएगा। अगर यहाँ से चूज़ करता इधर जाने का तो फिर इधर और इधर के दो ऑप्शन बनते। यहाँ पहुँच जाता फिर यही दो ऑप्शन। तो ये सारे ना यूनिक पाथ्स हैं। मतलब अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लीनली समझाऊँ तो जस्ट एक सेकंड दो मुझे। तो बेसिकली रोबोट या तो देखो, मान लो एक ये पाथ ले लिया रोबोट ने, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2। ठीक है। पाथ नंबर 3। ठीक है। पाथ नंबर 4। ठीक है। पाथ नंबर 5। इस तरीके से बहुत सारे जो भी मतलब इसके पास पॉसिबल पाथ्स हैं, ये कहीं से भी कहीं भी जा सकता है। तो ठीक है, बहुत सारे पाथ हैं। इधर से भी ये वाला भी एक पूरा पाथ बनेगा नीचे तक। ठीक है। तो बहुत सारे पाथ इसके पास हो सकते हैं। तो हमें कितने पाथ होते हैं ना, कितने पाथ आ सकते हैं, सिर्फ यही निकालना है। ठीक है। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि जहाँ भी मैं नेक्स्ट बंदे पे बढ़ रहा हूँ वहाँ पे पाथ है या नहीं है। मैं जहाँ भी पहुँचा वहाँ पे पाथ है या नहीं है। अगर पाथ है तो बहुत बढ़िया, अगर पाथ नहीं है तो मना कर दो कि भैया पाथ नहीं है हमारे पास। ठीक है। इतनी बात हमें समझ आ गई। करेंगे कैसे, देखो क्वेश्चन है डीपी का, पर वही हमारा फिक्स तरीका, हम पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखेंगे फिर उसको डीपी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, उस फंक्शन से मैं कुछ रिटर्न कराऊंगा। मान लो मेज़ पाथ हमने फंक्शन का नाम रख दिया और मैं इससे कुछ रिटर्न कराऊंगा। मैं इसको ना काफ़ी सारी चीज़ें दूंगा। सबसे पहले तो मैं इसको आई और जे दूंगा कि तुम शुरू कहाँ से कर रहे हो। ठीक है। और मैं अब आप लोगों की कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए एम और एन की जगह एन और एम इसको स्विच करने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पहले एम दे दूँगा फिर एन दे दूँगा। ठीक है। अपने फंक्शन को, और रिसीव पहले एन और एम कर लूँगा। मतलब बेसिकली वैल्यू स्वैप हो जाएंगे और कुछ नहीं है। नए वाले फंक्शन में नई वैल्यूज़ के हिसाब से चलेगा, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो जैसे एम और एन दिया गया आप वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इंट आई आएगा मेरे पास, इंट जे आएगा मेरे पास, इंट एन आएगा और इंट एम आएगा। ठीक है। ये चार चीज़ें मेरे पास आएंगी। कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है और अभी कहाँ खड़े हो, बस ये चीज़ें आएंगी मेरे पास। मैंने कहा कि अगर
सबसे पहली सिचुएशन कि अगर वो आखिरी बंदे पे पहुंच ही गया तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है। आखिरी बंदा कौन होगा, n-1 और m-1। तो मैंने कहा कि i इक्वल टू n-1 है एंड j इक्वल टू m-1 है। माइंड यू, अगर आप m और n जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी तरीके से यूज़ कर रहे हो, यानी कि पहले आपने n भेजा है फिर m भेजा है, यानी कि बेसिकली आप n और m की वैल्यूज़ को स्वैप नहीं करा रहे हो अगर, तो फिर आपके यहाँ पे i इक्वल्स टू m-1 होगा और j इक्वल्स टू n-1 होगा। जो लोग स्वैप नहीं करा रहे हैं, मैंने वैल्यू स्वैप करा दी है, तो मैं इसको नॉर्मली चला रहा हूँ बिल्कुल, n को रो वाला मान के और m को कॉलम वाला मान के, इस तरीके से चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे बेसिकली पहुँच गया हूँ मैं, जहाँ मेरे को पहुँचना था मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ, ठीक है। तो मैं कह दूँ कि मेरे को एक पाथ मिल गया, रिटर्न 1। मुझे, मैं अगर लास्ट बंदे पे पहुँच गया हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि एक पाथ मिल गया, रिटर्न 1। जितनी बार पहुँचूँ उतनी बार रिटर्न 1, कि एक और मिल गया, एक और मिल गया, एक और मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पहुँच पाया, कैसे नहीं पहुँच पाऊँगा, कि या तो i ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाए, i मैट्रिक्स से बाहर निकल जाए, या j ग्रेटर देन इक्वल टू m हो जाए, यानी कि रो मैट्रिक्स से बाहर निकल जाए या कॉलम मैट्रिक्स से बाहर निकल जाए। तो इस केस में कह दूँ रिटर्न 0, भाई यहाँ पाथ ही नहीं है, 0 पाथ ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं कह दूंगा रिटर्न कर दो क्या, मेज पाथ। मेज पाथ मैंने कहा कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ, या तो सेम रो में एक कॉलम आगे जा सकते हैं, यानी कि i सेम रहे और j+1 हो जाए, ठीक है। तो i सेम रहा, j+1 हो गया, n और m, ठीक है। और प्लस कर दिया मैंने कि ये वाले पाथ भी गिनने हैं और नीचे से जो पाथ हैं वो भी गिनने हैं, ये वाले पाथ भी गिनो और नीचे से जो पाथ है वो भी गिनो, उनको ऐड करके भेज दो पीछे कि टोटल इतने पाथ मिले, ठीक है। तो मेज पाथ दोबारा कर देंगे एडिशन में। इस बार मुझे क्या करना है, मेरा कॉलम सेम रहे और नेक्स्ट रो में शिफ्ट हो जाए वो सिर्फ। तो i+1 j n और m, j की वैल्यू सेम रहेगी, सेम कॉलम में नेक्स्ट रो में आ जाए, तो डाउनवर्ड्स मूवमेंट हैंडल हो गई और राइटवर्ड्स मूवमेंट हैंडल हो गई। इन दोनों का सम मेरे पास रिटर्न हो जाए और जो भी मेरे पास टोटल आए वो मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो रहा है, यानी कि हमने रिकर्सिव सॉल्यूशन एकदम बढ़िया लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ना, ये टीएलई देगा। टीएलई मतलब टाइम लिमिट एक्सीडेड। टाइम लिमिट एक्सीडेड क्यों देगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रास्ते होंगे। मान लो ये वाले एग्जाम्पल में मैं इस वाले सेल पे, ये जो मेरा सेल है ये वाला, इस वाले सेल पे बार बार आ रहा हूँ, बार बार आ रहा हूँ। तो मैं अगर एक बार जाके टोटल गिन आऊँ कि इस सेल से मेरे पास कितने रास्ते पॉसिबल हैं और मैं यहाँ पे स्टोर करा लूँ, फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँ इस सेल पे तो यहीं से वापस चले जाऊँ ना कि यहाँ तक के, यहाँ से आगे के टोटल रास्ते इतने हैं, यहाँ तक मैं इतनी बार पहुँच गया बेसिकली। तो इस सेल्स पे स्टोर करा लिया, बेसिकली सेम सेम चीज़ यहाँ करा लूँ, सेम चीज़ यहाँ करा लूँ, सब जगह स्टोर करा लूँ कि हर सेल से कितने रास्ते पॉसिबल हैं। तो जब मैं दोबारा कभी उन सेल्स पे लैंड कर रहा हूँगा, जब मैं दोबारा कभी उन सेल पे लैंड कर रहा हूँगा, तो मैं सीधा सीधा उठा के दे सकता हूँ कि भाई इतने बंदे पॉसिबल हैं, इतने रास्ते पॉसिबल हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को यूज़ करना पड़ेगा 2 डायमेंशनल डीपी का, यानी कि मैट्रिक्स बनेगी डीपी की पूरी। तो मैंने लिखा वेक्टर ऑफ इंट, नाम रख दिया डीपी, और मैंने कहा कि m रोज हैं, ठीक है, और वेक्टर ऑफ इंट n कॉमा, मैंने शुरू में वैल्यू दे दी मान लो -1 कि n कॉलम्स और सब में -1 पड़ा है। यहाँ पे वैल्यू स्वैप नहीं हुई है m और n की, सिर्फ मेरे फंक्शन में स्वैप हुई है, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ आ गई। अब मैं इस डीपी को दे भी देता हूँ, जिसमें डीपी को पास कर दिया, यहाँ पे डीपी रिसीव भी कर लेता हूँ, यहाँ से पूरा कॉपी करो एज इट इज़ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो मैंने कहा कि इतनी कंडीशंस तो सब सही है। अगर मेरा सबसे पहले तो डीपी खाली नहीं है,
इफ डी पी ऑफ आई कॉमा जे इज नॉट इक्वल टू -1, अगर ये -1 के इक्वल है ही नहीं तो मेरे को क्या करना है, रिटर्न डी पी ऑफ आई जे। ठीक है, अगर ये -1 नहीं है, -1 कब नहीं होगा, जब इसमें कुछ पाथ स्टोर हो रखे होंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा रिटर्न कर दो। अगर ये है कि मतलब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी है, ये -1 के इक्वल है, तो मैं क्या करूं, पहले डी पी ऑफ आई जे को ये मेज़ पाथ का सम जो भी मेरे पास डाउनवर्ड्स और राइटवर्ड जाके आया है उसको असाइन कर दूं डी पी ऑफ आई जे को, और फिर डी पी ऑफ आई जे रिटर्न कर दूं। तो इससे क्या होगा, पहले इसका राइट वाला एक्सप्रेशन रिजॉल्व होगा पूरा, फिर ये असाइन हो जाएगा डी पी ऑफ आई जे को, और फिर डी पी ऑफ आई जे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। इसको एक बार फिर रन करके देख लेते हैं। इतने से में डीपी लग जाता है पूरा। अच्छा, हमने डीपी पास नहीं करा, आई एम सॉरी, यहाँ पे एरर आए गई, हमने डीपी पास नहीं करा, कोई बात नहीं। अब रन कर लेते हैं। ठीक है जी, एक्सेप्ट हो गया। एक बार ही सबमिट कर लेते हैं। तो हमने अपना डीपी वाला जो पैरामीटर पास किया है उसको हमने बाय रेफरेंस नहीं करा, इसलिए इसने टीएलई दे दिया है। अब एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। हो गया जी सबमिट, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बस कुछ दिन की मेहनत और है यार, 4 वीक्स एकदम बढ़िया स्मूथ गए हैं। बस ये आखिरी हफ्ता है, कुछ क्वेश्चंस और फिर हमारी डीएसए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से। और इसी के साथ फिर हम लोगों के इंटरव्यूज़ भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों के बहुत जल्दी जल्दी इंटरव्यूज़ क्लियर हों और हम आपसे जल्दी जल्दी फिर पार्टी लें, है ना। चलो, बाय बाय।